हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना We are going to continue our chapter 12 of class 8. So let's continue the chapter and we are going to start from the friction. फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके लिए हम जो आगे हैं इसके और पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव अ नेसेसरी इवल। फ्रिक्शन है वो हमारे जो है हमारे लिए नेसेसरी है, क्योंकि अगर हम फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम हमेशा मूवमेंट में ही रहेंगे, कोई चीज़ स्टॉप नहीं हो पाएगी। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ है वो उसको स्टॉप करने में बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, बहुत मुश्किलें आएंगी। तो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए नेसेसरी है, लेकिन उसके साथ साथ इसके कुछ हमारे पास डिसएडवांटेज भी हैं, यानी कि एक नेसेसरी इविल है। इसकी ज़रूरत है कई बार, लेकिन इसकी वजह से हमारे को डिसएडवांटेज भी होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Recall now some of your experiences. It is easier to hold a cooler, earthen pot or a glass tumbler. क्या हम आपको याद करने हैं, क्या होल्ड करना इजी है? एक कुल्हड़ को पकड़ना इजी है या फिर एक कांच के ग्लास को पकड़ना ज़्यादा इजी है? सपोज दैट आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज़ ग्रीसी। अगर इस गिलास की जो आउटर सरफेस है वो ग्रीसी है, चिकनी है, और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, या फिर इसके ऊपर एक जो है लेयर है जो है तेल का लगी हुई है, तो इसको पकड़ना ईजी होगा? ऑब्वियसली इसको पकड़ोगे आप तो वो हाथ से फिसल के स्लाइड करके गिर जाएगा। वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट? इसको होल्ड करना, ग्लास के टम्बलर को होल्ड करना कि ईजी होगा जब इसके ऊपर ग्रीस ये चिकना हो या इसके ऊपर कोई तेल लगा हो? जस्ट थिंक, सोच के देखो। ऑब्वियसली अगर किसी गिलास पे, अगर स्टील के गिलास पे भी तेल लगा होता है तो उसको हम पकड़ नहीं पाते, ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख पाते हैं। वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन? क्या कहीं कुछ भी फ्रिक्शन नहीं होगा तब उस ग्लास को होल्ड करना ईजी होगा? और बिल्कुल नहीं। Recall also how difficult it is to move on a wet muddy track or wet marble floor। एक वेट मडी ट्रैक है, कोई भी कीचड़ का एक गीला एक ट्रैक है, उस पे चलना, या फिर एक गीला मार्बल का फ्लोर, उस पे चलना भी कितना मुश्किल होता है। आप फिसल फिसल के गिरते रहते हो बार बार। अगर गीला है, मार्बल का फ्लोर अगर गीला चिकना है तो उसके ऊपर आप चलना चाहोगे तो आपके पैर फिसलते रहते हैं। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन? तो क्या हुआ, आप वहाँ पे फिसल रहे हैं मतलब फ्रिक्शन कम है। तो बिना फ्रिक्शन के या कम जो है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर आप चल पाओगे ईजिली? बहुत हार्ड हो जाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ़ देयर वॉज नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो आप पेंसिल से या पेन से लिख भी नहीं पाओगे, क्योंकि पेज पर जो है पेंसिल और उसकी इंक है, उसके पेज के सरफेस के ऊपर जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनके अंदर वो इंक है वो जाके इंटरलॉक हो जाती है, तब जाके वो जो है पेज पर लिखा जाता है। हमने देखा है कई बार हमारा कॉपी का जो पेज है या फिर जो है चिकना आ जाता है, उसके ऊपर हम पेंसिल या पेन से राइट नहीं कर पाते। अगर राइट कर भी पाते हैं तो जल्दी से मिट जाता है, आपने नोटिस किया होगा। When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which stick to the blackboard। और जब आपके टीचर हैं, जब हम जो ब्लैकबोर्ड पे लिखते थे, क्योंकि ब्लैकबोर्ड का सरफेस कैसा होता है, रफ सरफेस होता है, तो चौक के कुछ पार्टिकल्स थे उसके ऊपर हम रगड़ते थे, रब करते थे और उसके ऊपर चौक के से ब्लैकबोर्ड पर लिखा जाता था। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ब्लैक बोर्ड पे जहाँ पे कहीं पे ग्रीसी कुछ लग जाता था, कुछ ऑयल वगैरह लग जाता था ब्लैक बोर्ड पे, तो वहाँ हमारा चौक नहीं चलता था। क्यों नहीं चलता था? क्योंकि जहाँ पे तेल लग गया वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो गया, और कई बार तो इतना ज़्यादा तेल लग जाता था कि फ्रिक्शन नो के बराबर हो गया था, ना के बराबर फ्रिक्शन हो जाता था, जिसकी वजह से वो चौक वहाँ पर चल नहीं पाता था, उसके चौक के पार्टिकल्स बोर्ड पे चिपक नहीं पाते थे। कुड इट हैपन इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चौक एंड बोर्ड? तो हम क्या चौक और बोर्ड के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, या लिख भी पाएंगे तो अच्छे से दिखेगा नहीं, लाइट हो जाएगा। इफ़ अ ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो जो ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू कर दिया वो कभी रुकेगा ही नहीं। Had there been no friction between the tires of the automobiles and road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion। अगर है कोई किसी रोड पे या रोड पे के टायरों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई भी ऑटोमोबाइल है, कोई भी गाड़ी है, वो रोड पे ना तो चल पाएगी, ना स्टार्ट हो पाएगी, ना अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए वो टर्न कर पाएगी।
यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, किसी भी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो किसी भी वॉल पे अगर कील भी गाड़ना चाहो तो वो फिक्स नहीं कर पाओगे आप। और टाई ए नोट, इवन कोई जो नोट है गांठ बांधते हो वो भी नहीं बंधेगी। आपने देखा होगा कि अगर आप सिल्की थ्रेड की अगर गांठ बांधते हो तो जल्दी से खुल जाती है, क्योंकि उसकी स्मूथनेस ज़्यादा होती है, तो उसके जो है फाइबर्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो जल्दी से गांठ खुल जाती है। लेकिन अगर आप एक जो है सूती की जो डोरी आती है उसको अगर टाई करोगे तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो थोड़ी सी रफ सी होती है, तो उसकी गांठ अच्छे से बन जाती है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप ना तो किसी कील को गाड़ पाओगे, ना ही एक गांठ बांध पाओगे। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, बिना फोर्स के, बिना फ्रिक्शन के कोई भी बिल्डिंग बन नहीं पाएगी। सो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। अ नेल इज़ फिक्स्ड ऑन द वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन, कोई भी वॉल के ऊपर अगर आप नेल फिक्स करना चाहते हो तो बिना फ्रिक्शन के वो जो नेल है वो वॉल पे फिक्स नहीं हो पाती है। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज़ एन इवल टू, अब जहाँ हमारे लिए फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ हमारे लिए फ्रिक्शन कई बार डिसएडवांटेज में भी जाता है। इट वियर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रू, बॉल बेरिंग और सोल्स ऑफ शूज़, अभी इसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाने लगती हैं, कटने फटने लगती हैं, इस मटेरियल्स जो है कटने फटने लगता है, चाहे वो स्क्रू हो, बॉल बियरिंग हो, या फिर जूतों के सोल्स हो, जूतों के तले हो, एक टाइम के बाद उसी फ्रिक्शन की वजह से वो क्या करते हैं, कटने फटने लगते हैं। यू मस्ट हैव सीन worn आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिज एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे जो आपके जो फुट ओवर ब्रिज होता है, मतलब एक ब्रिज सा होता है जो दूसरे जो है प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए यूज़ करते हैं, उनकी जो सीढ़ियाँ हैं वो भी क्या होती हैं, एक टाइम के बाद worn आउट हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं, घिस जाती हैं। सोल्स ऑफ शूज़ वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से जो जूतों के तले हैं वो घिस जाते हैं, घसीटे जाते हैं। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, अब फ्रिक्शन की वजह से सिर्फ चीज़ें घिसती नहीं हैं, उसके अलावा चीज़ों के अंदर हीट भी जनरेट होती है। जब दो चीज़ें आपस में रगड़ी जाती हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है तो उनके बीच में हीट भी जनरेट होती है। वाइगली से रब योर पाम टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स, अब फ्रिक्शन कैसे हीट जनरेट करता है इसको समझने के लिए आपकी जो दोनों हैंड्स की पाम है, हथेली है, वो आपस में तेज़ तेज़ रब करो। जैसे ही आपने तेज़ तेज़ रब किया उनके बीच में आपको गर्मी फील होगी। सर्दियों में अपने हैंड्स रब करते हैं ना हम, क्यों करते हैं, ताकि थोड़ी सी गर्मी आए। अब गर्मी क्यों आती है, क्योंकि हमने दोनों हैंड्स को रब किया है। रब करने से उन दोनों हैंड्स के बीच में क्या जनरेट हुआ है, फ्रिक्शन जनरेट हुआ है, और उसी फ्रिक्शन से क्या जनरेट हुई है, हीट जनरेट हुई है। हाउ डू यू फील, कैसा फील होगा दोनों हाथों को आपस में रब करने पर, गर्मी फील होगी थोड़ी सी। When you strike a matchstick against the rough surface, it catches fire, जब भी आप एक माचिस को एक रफ सरफेस के ऊपर, उसकी जो कवरिंग आती है उसके ऊपर रफ सरफेस आती है, उसके ऊपर एक स्ट्राइक करते हो, मारते हो, तो क्या करती हो, माचिस जल जाती है, फायर पकड़ लेती है। रबिंग ऑफ योर पाम्स मेक यू फील वार्म, जब भी आप अपने हाथों को, अपने हथेलियों को रब करते हो, आपके हाथ आपको गर्म फील होते हैं, वार्म फील होते हैं। और जैसे माचिस की कवरिंग के ऊपर वाले रफ सरफेस से आप माचिस की तीली को रब करते हो, वो जल उठती है, माचिस जल जाती है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो क्योंकि माचिस की तीली और उसका जो है रफ सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगा है, जिसकी वजह से उस माचिस ने क्या करा है, आग पकड़ी। और वो आग किसकी वजह से लगी है, क्योंकि माचिस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव जो है एक वो लगा होता है, केमिकल लगा होता है, रेड ब्राउन कलर का जो लगा होता है ना केमिकल, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, हल्की सी हीट पे आग पकड़ लेता है। और जैसे ही आपने फ्रिक्शन जनरेट किया, फ्रिक्शन की वजह से क्या करेगी, हीट जनरेट करेगी, और हीट जनरेट होते ही वो जो है केमिकल है वो बर्न होने लगेगा। सो ऐसे करके हमारी माचिस जलती है, माचिस जलने के अंदर भी साइंस है। You might have observed that the jar of a mixer becomes hot when it is run for a few minutes. आपने देखा होगा एक मिक्सर का जार है वो भी गर्म हो जाता है थोड़ी देर बाद, अगर आप उसको कंटिन्यूसली चलाते रहते हो तो उसका मिक्सर का जार है वो गर्म हो जाता है। You can cite various other examples in which friction produces heat. In fact, when a machine is operated, heat generated cause much wastage of energy. तो जो है कई बार मशीन जो ऑपरेट होती है, मशीन में भी क्या होती है, हीट जनरेट होती है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, उस फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी वेस्ट हो रही है। मशीन काम कर रही है और मशीन की जो सरफेसेज आपस में अगर रब करेंगी तो वहाँ पे क्या होगी, एनर्जी फ्रिक्शन के अंदर वो होगी, यूज़ होगी, और उस फ्रिक्शन की वजह से होगी एनर्जी वेस्ट हो रही है, और उस एनर्जी वेस्टेज की वजह से क्या होती है, वहाँ पे हीट जनरेट होती है। वी शैल डिस्कस द वे ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब इस फ्रिक्शन को आप कम कैसे करते हो, कम कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपके हमारे पास नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से हम जो फ्रिक्शन है उसको कम कर सकते हैं। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन,
अब किसी भी चीज़ों के बीच में फ्रिक्शन को कम या ज़्यादा हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशन। जैसे हम देखा है कि पिछले कुछ सिचुएशन के अंदर जो फ्रिक्शन है हमको चाहिए ही चाहिए होता है, उसकी हमको नीड होती है। तो कई बार हमको फ्रिक्शन बढ़ाना भी होता है, लेकिन कई बार क्या है, फ्रिक्शन की वजह से हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हमको फ्रिक्शन कम भी करना होता है। तो जहाँ हमको जैसे हमको चाहिए होता है, सिचुएशन जैसी होती है, हमको फ्रिक्शन को कम या ज़्यादा करना होता है। हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शूज़ इज़ ग्रूव्ड? क्या आपने सोचा है कि आपके जूते के तले जो होते हैं ग्रूव्ड क्यों होते हैं? मतलब उसके अंदर ऐसे ऐसे जो ग्रूव्स होते हैं वो बाहर से होते हैं, वो क्यों होते हैं? डिज़ाइंस होती है शूज़ के अंदर। ध्यान देना, कभी भी आपके शूज़ एकदम ऐसे जो है स्मूथ नहीं होते, उनके बीच में ग्राउड्स होते हैं, ठीक है? तो ग्रूव्स होते हैं उनके, उनको शू सोल को ग्रूव किया जाता है। इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि शूज़ की जो ग्रिप है फ्लोर के ऊपर वो अच्छी आए, अच्छे से पकड़ बने। सो दैट यू कैन मूव सेफली, ताकि आप आराम से सेफली किसी भी फ्लोर पे मूव कर सको। सिमिलरली द ट्रीटेड टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। और सेम ऐसे जो है टायर्स भी हैं, वो क्या होते हैं, ट्रेडेड होती हैं, उनके अंदर भी ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिसकी वजह से जो है सड़क पे उनकी ग्रिप है वो अच्छी बने, ठीक है, ताकि उनको ब्रेक लगने में आसानी हो। अभी आपने देखा होगा किसी टायर को जो है कई बार घिस जाते हैं, ये वियर आउट हो जाते हैं, तो उनको चेंज कराना पड़ता है। क्यों चेंज कराते हैं? ताकि उनके बीच में फ्रिक्शन बढ़े और उस बाइक को या फिर कार को या फिर किसी भी व्हीकल को स्टॉप करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ईजिली स्टॉप हो जाए। सोल्स ऑफ शूज़ एंड टायर्स आर ट्रेटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए शूज़ के सोल के अंदर जो ग्राउट्स डाले जाते हैं और टायर्स के अंदर भी उभार डाले जाते हैं ताकि फ्रिक्शन बढ़ सके। We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycle and automobiles. बाइसिकल और ऑटोमोबाइल्स के आपने ब्रेक देखे होंगे, उनके ऊपर एक रबर का कुछ सरफेस सा लगा रहता है। अब रबर सरफेस क्यों होता है? ताकि जो है उस पर ग्रिप जो है, ब्रेक की ग्रिप है वो अच्छी हो जाए। ब्रेक पैड्स बोलते हैं इनको, ताकि जो है बाइसिकल और ऑटोमोबाइल्स है उनके ऊपर जो है फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाए और वो उसको रोकते टाइम काम आए। When you are riding a bicycle and brake pads do not touch the wheels, जब भी आप मान लो किसी साइकिल पे मूव कर रहे हो और ब्रेक पैड है वो उस व्हील को टच नहीं करेंगे तो क्या होगा? ब्रेक नहीं लगेगा। ब्रेक नहीं लगेगा तो आपकी साइकिल रुकेगी नहीं ईजिली। बट when you press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim due to friction। अब जैसे आप मूव कर रहे हो तो मूव करते टाइम आपकी जो कोई भी बाइक राइड कर रहे हो तो उसके जो ब्रेक पैड्स हैं जब आप चला रहे हो तो तब व्हील्स को टच नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप उसको ब्रेक के लीवर को खींचते हो तो क्या करते हैं, ये ब्रेक पैड्स हैं उसके रिम के साथ जो है कांटेक्ट में आ जाते हैं। दिस पैड्स अरेज द मोशन ऑफ द रिम के मोशन को उसको रोक लेते हैं फ्रिक्शन की वजह से। द व्हील स्टॉप मूविंग्स, और इसकी वजह से क्या करता है, व्हील चलना बंद कर देता है, रुक जाता है। You might have seen that कबड्डी players rub their hands with the soil for better grip of their opponents। अब आपने देखा होगा कबड्डी खेलते टाइम या तो वाइट वाले पाउडर से अपने हैंड रब करते हैं या मिट्टी से हैंड रब करते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले अपोनेंट पे उनकी ग्रिप है, उनकी पकड़ है वो अच्छी बने, इसलिए वो सॉइल वगैरह जो अपने हैंड्स पर रब कर लेते हैं ताकि जो सैंड पार्टिकल्स हैं उनके हैंड पे जो स्मूथनेस है उसको कम कर सके। In some situation, however, friction is undesirable and we would want to minimize it। कुछ सिचुएशन के अंदर हमको फ्रिक्शन बढ़ाने की नीड होती है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है जहाँ पे हमको फ्रिक्शन कम करना होता है, कम चाहिए होता है। Why do you sprinkle fine powder on the कैरम बोर्ड? कैरम बोर्ड जब भी खेलते हो तो उसके ऊपर कुछ आप छिड़कते हो पाउडर वगैरह, तो क्यों छिड़कते हो? You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinges of door, the door moves smoothly। आपने देखा होगा जब दरवाजे के गेट वगैरह हैं, गेट जिससे जुड़े हुए थे उनको बोलते हैं हिंजेस, ठीक है। जो गेट है, गेट और जो आपका जो डोर स्टेप है उसके बीच के अंदर एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है जिसको हिंजेस बोलते हैं। तो उन हिंजेस के बीच में आप ऑयल क्यों पोर करते हो, ऑयल क्यों डालते हो? ताकि वो जो गेट का मूवमेंट है वो स्मूथ हो जाए, गेट खोलने बंद करने में आवाज़ ना करे। A bicycle and a motor machine uses grease between the moving parts of these machines। अब ये बाइसिकल है या फिर कोई जो मोटर मशीन है, उनके जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनके बीच में ग्रीस लगा जाती है। आपकी साइकिल की चेन में आप ग्रीस लगाते हो ताकि ये जो है इजीली आप पेडल मारते टाइम जो है फ्रिक्शन कम हो और आपकी साइकिल और तेज़ चल पाए।
इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। तो ऊपर जितने भी केसेस हैं, कैरम बोर्ड के ऊपर आपने जो है पाउडर यूज़ किया या आपने बाइसिकल के ऊपर ग्रीस यूज़ किया, तो ये सारी कंडीशन है, सारे जो हैं इनके अंदर, इस केसेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो एफिशिएंसी है हमारी बढ़ सके। When oil, grease or graphite is applied between the moving parts of a machine, a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other. और जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो जो है मशीन्स वगैरह की अगर हम बात करें, मशीन के अगर मूविंग पार्ट के बीच में अगर हम ऑयल, ग्रीस या फिर ग्रेफाइट लगा देते हैं तो उन दोनों के बीच में एक पतली सी लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से जो मूविंग सरफेस है डायरेक्टली एक दूसरे से रब नहीं करती हैं और जो है फ्रिक्शन कम होता है। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज़ अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और जो सरफेस है, वो जो लेयर है ग्रीस या ऑयल की लेयर है, वो उन इम्प्योरिटी, वो जो इरेगुलरिटीज़ थी उस सरफेस के बीच में उनको भर देती हैं, जिसके बीच में उन इरेगुलरिटीज़ की जो इंटरलॉकिंग है वो कम हो जाती है या बंद हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। बहुत हद तक जो इंटरलॉकिंग ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है इरेगुलरिटीज़ की। और हमने पढ़ा था पहले कि जो इरेगुलरिटीज़ है उन वो इंटरलॉक होने की वजह से फ्रिक्शन बढ़ता है, मूवमेंट बिकम स्मूथ। और इसकी वजह से इंटरलॉकिंग जो कम हो गई है रेगुलेटरीज की, उसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो गया है और मूवमेंट क्या हो गया है, वो स्मूथ हो गया है, आसान हो गया है। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। और जो सब्सटेंस है जिनकी वजह से ये जो फ्रिक्शन है ये कम होता है, इनको क्या बोलते हैं, इन मटेरियल्स को, इन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। लुब्रिकेंट्स को हिंदी में बोलते हैं स्नेहक। कभी नए में आ जाए कोई आपसे हिंदी में पूछ ले तो अटकना नहीं, लुब्रिकेंट्स को क्या बोलते हैं, स्नेहक बोलते हैं। और एक्चुअली लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जो फ्रिक्शन को कम करें। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल। कुछ मशीनों के अंदर जो है ऑयल यूज़ करना एडवाइजेबल नहीं होता है, उनको एज ए लुब्रिकेंट उनमें बोला जाता है कि उनमें ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए। एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज रिड्यूस फ्रिक्शन। तो उनके बीच में ऑयल यूज़ नहीं कर सकते तो क्या यूज़ करते हैं, तो उनके बीच में जो है एयर कुशन्स यूज़ किया जाता है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। एज यू कैन सी, पाउडर स्प्रिंकल किया जाता है कैरम बोर्ड पर ताकि फ्रिक्शन कम हो और आपकी जो आपकी जो स्ट्राइकर वगैरह था वो ईजिली मूव कर सके। In some machines, it may not be advisable to use oil as lubricant, and air cushion between the moving parts is used to reduce friction. So as you can see in the picture, इस पिक्चर में हमको देखा है एक सरफेस है और उसके ऊपर दूसरी सरफेस है, ठीक है। दोनों के बीच में अगर लुब्रिकेंट आ जाता है तो दोनों के बीच में जो इंटरलॉकिंग हो रही थी दोनों सरफेस के बीच में, वो इंटरलॉकिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो है सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कम लगता है और ईजिली मूवमेंट हो जाता है। कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाई पॉलिशिंग सरफेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट। तब यहाँ पे क्वेश्चन ये जनरेट होता है, क्या बहुत ज़्यादा लुब्रिकेंट डाल के इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जीरो कर सकते हो। फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। तो इसका आंसर है फ्रिक्शन को कभी भी आप जीरो तक नहीं ला सकते हो, एंटायरली एलिमिनेट नहीं कर सकते, पूरी तरह से नहीं हटा सकते। नो सरफेस इज़ परफेक्ट स्मूथ। कोई भी सरफेस दुनिया में ऐसी कोई भी सरफेस नहीं है जो परफेक्टली स्मूथ हो, एकदम स्मूथ हो, जिसमें जीरो फ्रिक्शन लगता हो। सम इरेगुलरिटीज़ आर ऑलवेज देयर। कोई ना कोई इरेगुलरिटीज़ हमेशा होती है। इवन जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उनके अंदर भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी एकदम एकदम पतले नहीं होते, उनके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कई बार इरेगुलरिटीज़ का काम कर देते हैं। सो हमेशा अगर आप सोचो कि बहुत ज़्यादा लुब्रिकेंट डाल के आप फ्रिक्शन जीरो कर दोगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि नेचर में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिनका फ्रिक्शन है ज़ीरो हो। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। सो इस टॉपिक के बारे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।